हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 भौतिक विज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण डेरिवेशन करने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो और हो चुकी है, ये सेकेंड वीडियो है जिसमें हम इम्पोर्टेंट डेरिवेशन बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जो मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ वो 5 अंक की आपके पेपर में पूछी जाती हैं। तो हम सभी डेरिवेशन को एक एक करके तैयार कर रहे हैं, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी डेरिवेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। ये आप खुद जानते हो, आपने अगर मॉडल में देखी होगी आपका, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इसको तैयार करने वाले हैं आज। फिर देखेंगे इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत से द्वारा ओम के नियम का निगमन करने वाले हैं। तो यानी R बराबर V/I का निगमन करने वाले हैं, ओम के नियम का निगमन करने से। दूसरा करेंगे व्हीट स्टोन सेतु, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको भी तैयार करने वाले हैं। फिर है बायो-सैवर्ट का नियम और वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी तैयार करेंगे। फिर होगा दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये सभी जितने भी हम बताने वाले हैं, तो इनको पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो देखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको हम तैयार करेंगे। तो पहले हम जो भाषा बताएंगे, चित्र बनाएंगे, उससे आप भाषा को लिख लेना और साथ में बस फिर इसका हम निर्धारण करना बता दें बस। तो भाषा आपको बस चित्र के माध्यम से लिख दो। क्या लेंगे कि मान लेते हैं कोई एक L लंबाई का चालक तार है, ठीक है। क्या है, एक चालक तार मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं कोई एक L लंबाई का चालक तार है। क्या हो गया, चालक तार जिसकी लंबाई मान लेते हैं क्या है, L है। हमने पढ़ चुके हैं कि क्या है, L लंबाई का है, तो चालक तार क्या होगा, L होगा। और जिसका क्षेत्रफल क्या होगा, A। जिसका क्षेत्रफल मान लेते हैं, जिसका क्षेत्रफल क्या है, A, तथा इसके दोनों सिरे क्या होंगे, एक सिरे P और एक सिरा क्या है, Q है। तो दोनों सिरों के बीच एक V वोल्ट की बैटरी को हम जोड़ते हैं। क्या जुड़ा है, V वोल्ट की बैटरी को संयोजित करते हैं, जिससे इसमें I धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या प्रवाहित होने लगती है, I धारा प्रवाहित होने लगती है। बस आपको इतना ही लिखना है। तो क्या करोगे कि एक धातु के तार जिसकी लंबाई क्या मान लेते हैं, एक धातु का तार है जिसकी लंबाई क्या है, L है, तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A है। और जब इसके सिरों के बीच एक V वोल्ट की बैटरी यानी V वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है, यानी V विभवांतर लगाया जाता है, तो इसमें क्या होती है, I धारा प्रवाहित होने लगती है। तो अगर लिख सको तो अब क्या लोगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना कि किसी तार के परिच्छेद, क्या लेंगे, परिच्छेद क्षेत्रफल क्या होगा, परिच्छेद क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, A। परिच्छेद क्षेत्रफल A में से Q आवेश, क्या होगा, Q आवेश T सेकेंड में, ठीक है, T सेकेंड में गुजरते हैं, तब तार में विद्युत धारा हमने क्या पढ़ा कि जब एक जो चालक तार है, L लंबाई का चालक तार है, जिसके सिरों के बीच विभवांतर भी लगाती है, तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। तो उससे क्या गुजरते हैं, किसी समय में आवेश गुजरने लगते हैं। यानी कि माना किसी तार के परिच्छेद क्षेत्रफल में से Q आवेश T सेकेंड में गुजरते हैं, तो तार में धारा क्या होती है। तो धारा का सूत्र आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, I बराबर क्या होता है, Q/T, कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। धारा कब प्रवाहित होगी, जब उसमें आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये हो जाएगा, इसे मान लेंगे, अब समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है, क्लियर है, इसे मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। फिर अब बात अगर करें कि यदि तार है, यदि तार के परिच्छेद क्षेत्रफल यानी जो क्षेत्रफल तथा उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। मान लीजिए जब हम जिसमें धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित होती है, तो इसके सिरों के बीच क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। तो अगर उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या मान लें, हम n मान लें। और अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जिस गति से फिर इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में
इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा और वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन किसी गति से किसकी वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। वो जिस वेग से गति करते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं, इसे हम VD से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या करें कि जो क्या हो गई, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी इसमें n, तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या हो जाएगा VD। तब क्या होगा, तो कोई तब एक सेकंड में, कितने सेकंड, एक सेकंड में तार के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे हम। तो हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहली सी बात क्या लिखना है, हमें ज़्यादा भाषा ना लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे कि कितने में, तो तार में एक सेकंड में, एक सेकंड में तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम क्या पढ़ चुके हैं कि अगर तार का क्षेत्रफल क्या हो, A हो, और प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, और इसका अनुगमन वेग क्या हो, VD हो, तब क्या पढ़ा हमने, एक सेकंड में तार के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या हो जाएगी आपकी NaVd हो जाएगी, क्या हो जाएगी, NaVd हो जाएगी। अब अगर बात की जाए कि t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, t सेकंड कोई समय में, तो t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो बस सिंपल हो जाएगी NaVd इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो इसे नाम दे दीजिए आप समीकरण 1, इसे नाम दे दो समीकरण 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर आप क्या होगा, टी सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी NaVd हो जाएगी। अगर बात की टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले आवेश की मात्रा, तो क्या होगी, अगर आप फिर लिखेंगे जो टी सेकंड में, अब आवेश समय टी सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, तो अगर टी सेकंड में क्या बात करें कि क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी, तो टी सेकंड में गुजरने वाले किससे, गुजरने तार से गुजरने वाले आवेश की मात्रा, किससे, जो तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेश की मात्रा। तो क्या हो जाएगी, Q बराबर आपने पढ़ा होगा Na, क्या पढ़ा होगा, Q बराबर Na पढ़ा आपने। तो हम क्या पढ़ चुके कि Q और N का मान क्या पढ़ चुके, T सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो NaVd। तो क्या लिखेंगे अब, तो इस n की जगह क्या लिख दें हम, क्या होगा, n क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है। तो हम क्या लिख दें यहाँ पर NaVdt इंटू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, तो इसे कोई नाम दे दीजिए, समीकरण 3 नाम दे देते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, हम पढ़ चुके समीकरण 1, और समीकरण 1 में Q का मान हम रख दें। तो क्या लिख दें, समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो हम क्या रखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा I बराबर Q की जगह क्या लिख देंगे हम, NaVdt इंटू E, बटे क्या है आपका, T है। तो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वो क्या निकल कर आ जाएगा, I बराबर NeAVd हो जाएगा, NeAVd हो जाएगा। और इसी को कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध हो जाएगा। I धारा हो जाएगी, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, A क्षेत्रफल, Vd अनुगमन वेग हो जाएगा। क्लियर है। तो ए हो जाएगा आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा अनुगमन वेग में, सॉरी विद्युत मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले देखेंगे हमें क्या करना है, ओम के नियम का निगमन। तो ओम का नियम भी आना चाहिए। तो ओम का नियम क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। यानी यहाँ पर होगी जो विभवांतर वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। या अगर चाहें तो यह हम कर सकते हैं कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो V बराबर क्या होता है, R I हो जाता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। अगर हम बनाना चाहें तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे I
हो जाएगा और इसी को हमें इसमें सिद्ध करना है। क्लियर है? तो कोई चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया, जैसे ताप दाब सांद्रता में परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, इसे ओम का नियम कहते हैं। अब बात होती है इसके निर्धारण की। तो सबसे पहले हम निर्धारण से पहले हमें क्या देखना है कि जो उसकी भाषा थोड़ी सी देख लेंगे और सब मेन तो हमें निर्धारण करना है। भाषा आप खुद अपने कॉपी से यानी अपनी किताब से या मॉडल से लिख सकते हो, सिर्फ निर्धारण करना सीखना है। तो हम क्या मानेंगे, माना एक क्या करेंगे, माना एक धातु के तार की लंबाई, कोई धातु का तार लेते हैं जिसकी लंबाई क्या है 1। माना एक धातु का तार जिसकी लंबाई L तथा जिसका क्षेत्रफल क्या है A है, अनुप्रस्थ काट जिसका क्षेत्रफल क्या है A है। तो इसके दोनों सिरे कौन से, अभी हाल पढ़ चुके, सेम मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मुक्त धारा अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध जैसा है। तो इसमें क्या हो, एक बी विभवांतर जो लगाया जाता है, तो क्या होता है बी विभवांतर लगाया जाता है तो इसमें क्या होती है, I धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण इसमें उत्पन्न मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। सब किसी भी धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वे क्या करने लगे, जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो अनुगमन वेग Vd से क्या कर देंगे, Vd से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जब धारा प्रवाहित की जाएगी तो क्या कर दे, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। इतनी बात ध्यान रखना है आपको हमेशा कि क्या करना है कि दोनों में चाहे वो मुक्त धारा और अनुगमन वेग में संबंध हो और या फिर ओम के नियम की उत्पत्ति सेम इसी के आधार पर की जाती है। तो क्या होगा, माना एक धातु का तार जिसकी लंबाई L तथा जिसका अनुक्षेत्रफल A और जिसके सिरों के बीच क्या करते हैं, बी विभवांतर लगाया जाता है तो इसमें I धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि कैसे लिखेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे, तो अब बस जैसे हमें विद्युत इसको जो अनुगमन वेग और विद्युत धारा के संबंध से इसको सिद्ध करना होता है तो क्या लिखेंगे कि यदि क्या लिखें, यदि तार, ये तार है, यदि तार के प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, यदि तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो, पढ़ चुके कि जैसे धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, उत्पन्न हो जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं जो अनुगमन वेग Vd से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, n हो, तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग फिर क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन क्या हो गया, तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या हो जाएगा, अनुगमन वेग क्या हो, Vd हो तो हो तब हमने क्या पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो तो इसमें जो धारा होती है वो क्या होती है, वो तो अपन ने संबंध पढ़ा है कि I बराबर NeAVd होती है। हो जाएगा कि नहीं, हो जाए तो हम पढ़ चुके अभी सब इससे पहले पढ़ चुके संबंध, तो ये जाएगा समीकरण 1। इसी को रखना याद, इसी से हमारा सब काम होने वाला है। ठीक है, फिर आगे बढ़े तो अब मान लीजिए कि जो वैद्युत क्षेत्र है और तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए तो क्या लिखेंगे, तार के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता, तो तार के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता क्या हो जाएगी आपकी, तो E बराबर V/L, किसके, इसके बीच जो विभवांतर और एक चालक तार की लंबाई तथा विभवांतर के यानी विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध के आधार पर, तो क्या लेंगे सीधा कि E बराबर V/L को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। वो अब बात की जाए कैसे, तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं और वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं तो जो किससे कर रहे हैं, अनुगमन वेग Vd से गति करते हैं। तो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों पर एक वैद्युत क्षेत्र द्वारा एक बल आरोपित किया जाता है। क्या करते हैं, जो वैद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगाया जाता है क्योंकि एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के जो वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, उस पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों पर एक विपरीत बल लगाता है। तो क्या करेंगे, इस वैद्युत क्षेत्र के लिखिए वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल कौन लगा रहा है,
विद्युत क्षेत्र किस पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगाता है। तो अपने हो जाएगा, तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ी आपने, E बराबर F/Q पढ़ी होगी, E बराबर F/Q। तो अगर हमें क्या करना, बल के लिए निकालना है तो 1/, क्या करें आप, क्या करें, F बराबर क्या हो जाएगा, E/Q हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि नहीं। तो लेकिन अगर हम बात करें तो आपने Q बराबर क्या पढ़ा है, Ne, और कितने इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, केवल एक इलेक्ट्रॉन पर मानते हैं, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा, तो 1 इंटू क्या, Q बराबर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर मान लेने पर कितना, E मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Q बराबर कितना मानते हैं प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो Q बराबर E मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, तो तब क्या हो जाएगा, तब F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू आपका E, कैपिटल E इंटू स्मॉल e हो जाएगा। ठीक है, इसे आप कोई समीकरण नाम दे दो, समीकरण 2 नाम दे दो। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे, फिर देखिए अब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यदि हम क्या मान लेते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, क्या मान लें, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण, जो बल लगाया है उस पर, तो इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण। तो हमने यार एक सूत्र लिखा है, थोड़ी गलती हो गई थी, पहले हमने इसको लिख लिया था, लेकिन अब लिखिए। तो एक क्या हो जाएगा, एक सूत्र, तो न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम क्या होता है, F बराबर ma, और आप ये E क्या होता है, यहाँ पर त्वरण होता है। तो हमें क्या निकालना है, उत्पन्न त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, F/m, पलट देंगे तो F/m हो जाएगा, यानी E बराबर हो जाएगा आपका F/m हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, E बराबर F/m हो जाएगा। तो तब हम क्या करें, तो हम क्या करें, हमने F बराबर क्या पढ़ा आपने, F बराबर क्या पढ़ा आपने, E बराबर क्या पढ़ा कि F बराबर क्या है, E इंटू कैपिटल E मान लेते हैं बटे में M। और आप यहाँ से देखिए, अगर चाहो तो भी, और तो हमने एक और पढ़ चुके हैं, कैपिटल E बराबर क्या होता है, V/L होता है। तो कैपिटल E की जगह क्या लिख दो, V/L, तो M क्या हो जाएगा, ML, और इसे नाम दे दोगे समीकरण 3 नाम दे दोगे। ठीक है, क्लियर है, समीकरण 3 नाम दे देना है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, इसको ज़रूरत पड़ने वाली है आगे में। तो अब देखिए, अब क्या होगा कि जो तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेशित, और क्या होते हैं, धन आयनों से निरंतर वे टकराते जाते हैं। तो तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धन आयनों से निरंतर टकराते रहते हैं, और किसी धन आयन के टकराने के पश्चात इलेक्ट्रॉनों का वेग विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है। जैसे इलेक्ट्रॉन धन आयनों से टकराते हुए जाते हैं तो इनकी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इनका वेग बढ़ने लगता है। ठीक है, तो यदि दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय अंतराल क्या हो, मान लो टॉ मान लेते हैं, क्या हो, दो क्रमागत टक्करों का समय अंतराल। ठीक है, क्या होगा, समय अंतराल क्या होगा, क्या हो, टॉ हो तो, ठीक है, टॉ हो तो इनके इलेक्ट्रॉनों का वेग में कितने, तो इनके इलेक्ट्रॉनों के वेग में, जो इलेक्ट्रॉनों का वेग BD है, इसमें कितनी a टॉ की वृद्धि हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के वेग में a टॉ की वृद्धि हो जाती है। क्या पढ़ लिया हमने कि जो तार है, तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन धन आयनों से टकराती हुई विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। तो गति करते हैं तो उनकी दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल क्या हो जाएगा, टॉ होता है, और इलेक्ट्रॉनों का वेग में कितनी वृद्धि हो जाती है, a टॉ की वृद्धि हो जाती है। अब बात की है कि मान लो किसी क्षण विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो, यानी विद्युत क्षेत्र को गायब कर दें, अनुपस्थित हो, तो इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़कर कितना हो जाता है, वेग बढ़कर कितना हो जाएगा, वेग बढ़कर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का वेग विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में U + a टॉ 1 हो जाता है, हो जाएगा। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा, टॉ 1 क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों के बीच समय अंतराल पूछा है, पता है कि इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या लगा, समय अंतराल होता है
ठीक है, टॉ। तो इसी प्रकार अगर अन्य इलेक्ट्रॉनों की बात करिए तो एक के लिए हो गया, और इसी प्रकार अगले और इलेक्ट्रॉनों की बात करें हम तो ये अगर यू टो प्लस क्या हो जाएगा, यू टू प्लस ए टो टू हो जाएगा। इसी प्रकार एक आध और इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो यू थ्री प्लस ए टो थ्री, सब में वृद्धि होती जाएगी, कूद जाएगी नहीं, बस। तो इतना ध्यान रखना है। अगर अब बात की जाए कि इन इलेक्ट्रॉनों का औसत मुक्त यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, औसत अनुगमन वेग, इनको अगर हम जोड़ दें तो क्या कहें, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग। तो औसत अनुगमन वेग क्या हो जाएगा आपका, तो मान लें अपन कि वी डी, क्या मान लें, औसत अनुगमन वेग मान लें वी डी बराबर क्या होगा, इन सबको जोड़ना है हमें। तो क्या हो जाएगा, यू वन प्लस ए टो वन प्लस क्या हो जाएगा, यू टू प्लस ए टो टू प्लस यू थ्री क्या हो जाएगा, यू थ्री प्लस ए टो थ्री, और ऐसे आगे चलते चलें प्लस क्या हो जाएगा, अगर मान लें डेट डैश करके यू एन कोई मान लेते हैं प्लस ए टो एन तक चले जाएंगे, ऐसे चलते रहेंगे। और बट्टे में क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन इनकी संख्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अगर आप क्या करें कि वी डी बराबर, देखिए इसमें यू वन यू टू यू थ्री को कॉमन ले लें, बाहर निकाल लें, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा, यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री डॉट डॉट क्या मान लें, यू एन मान लें, बटे में क्या मान लें, एन, प्लस इनको अलग लिख लें, क्या लिख लें, ए टो वन प्लस ए टो टू प्लस ए टो थ्री डेट डैश ए टो एन मान लेते हैं, बटे में एन, सबके बटे में वो एन रहेगा। तो हम क्या करें, इसमें से ए को कॉमन ले लें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, ए टो वन प्लस टो टू प्लस टो थ्री डेट डैश टो एन हो जाएगा, और बटे में एन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू वन प्लस यू टू प्लस डॉट डॉट करके लिखेंगे यू एन बटे एन, मान लेते हैं वी डी बराबर। लेकिन आपने पढ़ा होगा जो यू वन यू टू क्या होगा, एल्बम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की औसत ऊष्मीय वेग, वैसे ऊष्मीय वेग कहा जाता है। ऊष्मीय वेग क्या होता है, शून्य हो जाता है, यानी औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, शून्य हो जाता है। अब बचेगा क्या आपका, ए क्या हो जाएगा, ए टो वन प्लस टो टू प्लस टो थ्री डेट डैश टो एन, बटे में क्या बचा, एन, और ऊष्मीय वेग क्या हो जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। अगर आप आगे और देखें तो यहाँ पर जो होगा आपका जैसे टो एन हो जाएगा। तो आपने श्रांति काल पढ़ा कि दो इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय अंतराल को श्रांति काल कहा जाता है। यानी कैसे लिख सकते हैं कि टो वन प्लस टो टू प्लस टो एन मान लेते हैं, बटे टू बराबर क्या हो जाएगा, टो हो जाएगा। तो हम क्या लिख दें, तब हम यहाँ पर हल करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, वी डी बराबर क्या पढ़ लिया, जीरो प्लस क्या था कॉमन, इसमें ए कॉमन था, तो ए लिख लें, और पूरे भाग को क्या माना हमने, टो मान लिया, तो क्या हो जाएगा, टो लिख लेते हैं, ठीक है। इसे कोई नाम दे देते हैं, समीकरण 4 नाम दे देते हैं, क्लियर है, समीकरण 4 नाम देते हैं। तो अब क्या करें, वी डी बराबर, अब क्या करें, जो हमने यहाँ से समीकरण देखिए, आपने समीकरण 3 पढ़ा, समीकरण 3 में हमने ए का मान क्या बनाया था, ई बी बटे एम एल। तो क्या करें, समीकरण 3 से इसमें मान रखने पर तो क्या रख दें, समीकरण किससे, 3 से कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की जगह हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ई बी बटे एम एल इंटू टो होता, ठीक है, टो हो जाएगा कि नहीं, ऐसे अलग करके रख लेते हैं, टो हो जाएगा, क्लियर है। तो ऐसे भी कोई नाम दे दी, समीकरण 5 नाम देते हैं। तो अब बात की जाए कि अब हमने समीकरण 1 पढ़ा था और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच अनुगमन वेग पढ़ा था। तो क्या लिखे, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या पढ़ा था हमने, I बराबर एन ई ए वी डी। अब क्या करें कि जो हमने समीकरण 5 में मान बनाया है वो समीकरण 1 में वी डी की जगह रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, I बराबर एन ई ए, और वी डी की जगह हम क्या लिख दें कि आपका जो लिखा है ई भी टो बटे एम एल लिख दें, ठीक है, ए लिख दें। अगर आप बस कुछ नहीं करो, आप क्या करो, बटे में एक मान हो, ये सब ऊपर है,
उनका कैची गुणा कर दूँ तो ये क्या हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे, IML हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा NEA, ई और ई का हो जाएगा ई स्क्वायर और क्या हो जाएगा V टॉ, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो आपको बस अब कुछ नहीं करना है, अब हमारा नियम बिल्कुल संतुलित होने वाला है। तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप क्या कीजिए, I को V के नीचे पहुंचाइए, इन सब को N के नीचे ML के नीचे पहुंचाइए, पलट जाएंगे नहीं तो कर सकती हो आप ऐसा। तो ML बटे क्या हो जाएंगे, ये सब चले जाएंगे NE स्क्वायर A टॉ बराबर क्या हो जाएगा V बटे I को इसके नीचे, इस I को B के नीचे इसके। अब जो यहाँ पर जो M, जहाँ आप लिख सकते हो जहाँ ML बटे NE स्क्वायर A टॉ क्या है, नियतांक हैं, क्या मानते हैं, नियतांक हैं। तो अब क्या हो जाएगा, तो नियतांक बराबर क्या हो जाएगा V बटे I, V बटे I। और यही ओम का नियम है, क्योंकि ओम के नियम में जो R होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है, और ये हो जाएगा ओम का नियम सिद्ध। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, व्हीट स्टोन सेतु। और सबसे पहले जानेंगे इसकी संरचना और फिर इसका निर्धारण करेंगे। तो संरचना के लिए आप जो मैं बताता जा रहा हूँ वो आप नोट करते जाइएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहले सबसे पहले देखेंगे इसमें व्हीट स्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध PQRS होता क्या है, इसकी सहायता से एक अज्ञात प्रतिरोध की गणना की जाती है। व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध की गणना की जाती है। तो इसमें 4 प्रतिरोध हैं PQRS, किसमें, एक वर्गाकार आकृति में श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, क्या करते हैं, जोड़े जाते हैं। और फिर इसमें चतुर्भुज के रूप में जुड़े चारों प्रतिरोध के मान इस प्रकार संयोजित किए जाते हैं कि अगर कुंजी जो सेल कुंजी K1 और धारामापी कुंजी K2 दोनों बंद हो, ठीक है, बंद करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो तो इस दशा में संतुलित जो सेतु कैसा होता है, संतुलित कहा जाता है। और सेतु की संतुलित अवस्था चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं, संलग्न यानी जो आपस में जुड़ी हुई भुजाओं के में लगे प्रतिरोधों के अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होती हैं। यानी जैसे हम बात करें कि P और साथ में जो संलग्न भुजा P बटे Q बराबर R बटे S होती हैं। यानी क्या होते हैं कि सेतु की जो संतुलित अवस्था होती है चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं में लगे PQ, 2 संलग्न भुजाएं क्या होंगी, PQ की अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं में लगे अनुपात के बराबर होती है, यानी R बटे S के अनुपात के बराबर होती है, यानी P बटे Q बराबर R बटे S होती हैं। इतनी ऐसी भाषा समझना है, इसी को हमें निर्धारण करना है, ठीक है। तो चलिए इसका सूत्र की स्थापना करते हैं। और सूत्र की स्थापना करने के लिए आपने उसका क्या करते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम तो पढ़ा होगा, किरचॉफ के द्वितीय नियम की सहायता से इसका निर्धारण किया जाता है। तो सबसे पहले लेंगे किरचॉफ स्थापना, ठीक है, किसकी, सूत्र की स्थापना देखेंगे। तो सूत्र की स्थापना देखने के किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किससे, किरचॉफ के किस नियम से, द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, बंदपास के नियम से हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लूप देखा था, बंदपास देखा जाता है, तो लूप इसकी अगली बात करें हम ABDA, पहला एक भाग दे लेते हैं। तो क्या है, तो लूप किसमें, AB क्या हो जाएगा, ABDA में, ठीक है, किसमें देखेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। सबसे पहले किसमें देखेंगे, लूप ABDA में। तो क्या होता क्या है, तो इसकी जो इसमें बहने वाली धारा संगत प्रतिरोध के गुणनफल की बराबर होती है। तो जो, ठीक है, तो इसमें जो धारा क्या हो रही, कौन कौन सी धारा बह रही है, I1 धारा बह रही है, ठीक है, प्रतिरोध क्या है, P है। तो सबसे पहले देखिए कि I1 इंटू क्या हो जाएगा, P प्लस, अब आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए जो धारा अगले प्रतिरोध यानी अगला परिपथ B और D के बीच क्या होगी धारा, तो धारा है नहीं, धारा का मान क्या है यहाँ पर 0 है, यानी क्या है, बंद है। और प्रतिरोध तो यहाँ पर एक क्या लिखा है, मान लेते गैल्वेनोमीटर क्या लगा होता है, G लगा होता है, ठीक है। तो एक धारा मापी बोलते हैं जैसे, तो G लगा होता है, और बराबर क्या हो जाए, माइनस क्या हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए,
अब यहाँ से चलेंगे तो धारा किसी विपरीत दिशा में है, यानी I2 कैसा है, विपरीत दिशा में है, तो माइनस के लग जाएगा। तो I2 इंटू इसका संगत प्रतिरोध क्या है, R, और इनका कुल विद्युत वाहक बल क्या मान लेते हैं, 0 है। क्या होती है कि संगत प्रतिरोध तथा विद्युत धारा का मान किसके, विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे अगर यहाँ पर, तो I1P ये तो 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये उस साइड चला जाएगा, तो I2R हो जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार अब दूसरे लूप के लिए, तो लूप किससे, लूप अगला लूप कौन सा हो जाएगा आपका, तो BCDB देख लेते हैं। तो BC क्या हो जाएगा, DB तो आप इसमें सेम जैसे हमने इसमें धारा देखी, इसमें भी देख लो। तो पहले क्या हो जाएगी, यहाँ से ऐसे चलते आइए, तो I इंटू क्या हो जाएगा, Q, I1 इंटू Q प्लस, अगला देखिए यहाँ पर, यहाँ से आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए धारा आई, तो यहाँ से, लेकिन यहाँ से कैसी आ रही है, I2 इस दिशा में आ रही हो, I1 कैसे इस, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहाँ पर किसका चिन्ह हो जाता है, माइनस का। तो क्या हो जाता है, I2 इंटू S, ठीक है, प्लस यहाँ से अब यहाँ से अंदर घुसेंगे तो यहाँ पढ़ा हमने कि जो धारा मापी में क्या होती है, धारा मापी में धारा क्या होगी, 0 इंटू क्या हो जाएगा, G बराबर विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1Q ये 0 हो जाएगा, बराबर की साइड उस साइड चले गए तो I2S हो जाएंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देना है। तो क्या लेंगे, समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 2 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा आपका, I1P बटे I1Q बराबर I1 क्या हो जाएगा, R बटे I2R बटे I2S। तो I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, क्या बचेगा, P बटे Q बराबर R बटे S बच जाएगा, और यही व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था होगी। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका व्हीटस्टोन सेतु। चलिए तो अगले प्रश्न देखते हैं। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको जरूर तैयार कीजिएगा। इस साल यह यूपी बोर्ड में आने वाला है, तो इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसकी भाषा समझते हैं। तो क्या करें, क्या लिखोगे आप कि माना कि एक तार को मोड़कर R मीटर की त्रिज्या, R मीटर की एक वृत्ताकार कुंडली बना ली गई है। तो एक तार है और तार को मोड़कर R मीटर की एक वृत्ताकार क्या बना ली, कुंडली बना ली गई है। और इसमें क्या किया, जैसे I धारा प्रवाहित की गई, क्या करते हैं, I धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी इसके केंद्र पर क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वृत्ताकार जो इसके केंद्र पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी एक छोटे से भाग में डेल्टा L लंबाई का एक अल्पांश क्या लेते हैं, AB लेते हैं, कोई अल्पांश भाग क्या लेते हैं, AB ले लेते हैं, कल्पना करते हैं, AB की कल्पना करते हैं या ले लेते हैं। तब क्या होगा, तब बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार, तो क्या लेंगे, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि एक R मीटर का के लिए हमने एक तार लिया, जैसे वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ लिया, और मोड़ने पर इसमें I धारा प्रवाहित करी, जिसके कारण हमें क्या करना है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्र यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए किसका नियम, बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम क्या होगा, तो DB बराबर क्या होता है, I म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू I DL साइन थीटा बटे R स्क्वायर, एक इसका होता है बायो-सेवर्ट का नियम होता है। चूँकि हम देखेंगे यहाँ पर देखेंगे कि जो कोण है यानी 90 यानी केंद्र से जो वृत्ताकार यानी किसी भी वृत्त पर कहीं से भी एक रेखा बना ली जाए, यानी एक केंद्र से और रेखा खींची जाए, तो केंद्र और उस रेखा के बीच जो कोण बनेगा, ठीक है, जैसे त्रिज्या के बीच एक कोण बनेगा, वो हमेशा कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। यहाँ पर लिखा है तो कितना होगा, तो डेल्टा B बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू I DL क्या होगा, DL साइन कितने 90 अंश बटे R स्क्वायर, और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा,
डेल्टा बी बराबर μ0/4π×I/dl/r²। इसे कोई समीकरण 1 नाम दे दीजिए, इतना हो जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या बात करें कि इस वृत्ताकार संपूर्ण जो कुंडली है, क्या करें कि जो पूरी कुंडली के लिए, पूरी जितनी कुंडली है, केंद्र O पर संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अभी तो छोटे से भाग के लिए लिया था, अब इस संपूर्ण भाग के लिए लिखेंगे तो क्या लेंगे, तो केंद्र पर संपूर्ण वृत्ताकार क्या हो जाएगी, संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो संपूर्ण भाग के लिए क्या हो जाएगा, बी, संपूर्ण भाग के लिए दर्शाएगा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा आपका μ0/4π क्या हो जाएगा, μ0/4π इंटू समाकलन किसका हो जाएगा, अल्पांश भाग यानी डेल्टा एल का समाकलन हो जाएगा। तो जब डेल्टा एल का समाकलन होगा तो डेल्टा एन किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए डेल्टा एल क्या होगी कि चालकता की क्या होगी, जो कुंडली की परिधि, यानी डेल्टा एल बराबर किसकी हो जाएगी, यानी जो आपका समाकलन डी एल बराबर क्या हो जाएगा 2πr किसके बराबर होती है, तो जो कुंडली की परिधि होती है, यानी एन एक फेरे वाली कुंडली के लिए बात कर रहे हैं, तो अगर एक फेरे घूम रही है तो उसके लिए क्या होगा, परिधि क्या हो जाएगी 2πl, जो चालकतार है और चालकतार को किसमें, परिधि के रूप में यानी एक फेरे के रूप में मोड़ा गया है, तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, परिधि क्या होगी 2πr हो जाएगी। तो क्या रखें हम, b बराबर μ0/4π इंटू क्या रखें हम 2πr रखते हैं, ठीक है, क्या रखते हैं 2πr रखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या है आई डेल्टा था, तो हम क्या करें, ये आई डी एल था तो हमने डी एल को हटाया, सिर्फ आई लिख देंगे, तो आई लिखेंगे, तो 2π से 4π को काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, μ0 इंटू आई बट्टे कितनी बार, 2 बार कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, पूरा का पूरा 2 बार कट जाएगा, इंटू क्या बचेगा, आर बचेगा, और यही क्या हो जाएगा, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो भी था हमारा 6, उसको हम देखते हैं, 5 प्रश्न कर चुके हैं।